स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे से लाइट चली गई है। ईरानी शासन ने पूरे देशों के इंटरनेट को बंद कर दिया है। मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड नेटवर्क को पूरी तरह से काट दिया है, जिससे पूरी तरह से सूचना का अंधकार छा गया है। इतिहास हमें बताता है कि यह तूफान से पहले की शांति है, एक क्रूर दमन से पहले का आखिरी कदम। लेकिन अंधकार के बावजूद फुटेज अब भी स्टारलिंक के जरिए बाहर आ रही है और जो कुछ इसमें दिख रहा है वह डरावना है। सड़कों पर हैजमेट सूट से लेकर स्कूलों को सैन्य अड्डों में बदलने तक ईरान के अंदर अभी क्या हो रहा है, यह सब कुछ यहाँ है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुछ सरकारी अधिकारी फ्रांस से शरणार्थी वीजा की भीख मांग रहे हैं। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस समय ईरान के अंदर पूरी तरह से इंटरनेट बंदी चल रही है और बहुत से लोग आने वाले हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। यह देश के इतिहास में तीसरी बार है जब पूरी तरह से इंटरनेट बंदी हुई है और अब प्रदर्शनकारियों के लिए दुआ करने का वक्त है। इसका कारण है कि सबूत बताते हैं कि IRGC हथियार तैनात कर रही है, जबकि प्रदर्शनकारी सिर्फ पत्थरों से लड़ रहे हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि शासन की सेनाएं अधिकतम दबाव डालेंगी, जिसमें दर्जनों प्रदर्शनकारियों की हत्या भी शामिल है, ताकि प्रदर्शन को कुचला जा सके। घर का इंटरनेट, मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड नेटवर्क भी बंद कर दिए गए हैं। यह ब्लैकआउट शासन को लोगों को खबरों से अलग थलग करने, संचार की लाइनों को काटने और उन्हें राज्य मीडिया के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रचार का शिकार बनाने में मदद करता है। अतीत में जब भी ईरान में इंटरनेट एक्सेस बंद किया गया, शासन ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी। अधिकारियों ने देश भर के पत्रकारों को भी तलब किया है और उनसे चल रहे विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग न करने का वचन देने के लिए कहा है, जिसे कई पत्रकारों ने मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी दी गई है कि अगर वे स्थिति पर रिपोर्टिंग जारी रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत से लोग जिन्होंने देखा है कि पिछली बार शासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ कैसे व्यवहार किया था, अब सीधे सुरक्षा बलों से अपील कर रहे हैं। अपने देशवासियों पर हमला न करने के लिए हथियार डालने की अपील की जा रही है। इसमें पूर्व शाह ईरान के बेटे भी शामिल हैं, जिन्होंने यह संदेश जारी किया। यह सीधा संदेश, यह ईरान की सशस्त्र और सुरक्षा बलों को संबोधित एक सीधा संदेश है। आप जो ईरानी राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य वर्दी पहनते हैं और अब वे एक ऐतिहासिक विकल्प का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में जब ईरान के बहादुर और एकजुट लोग इतिहास बना और लिख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है यह, इतिहास के किस पक्ष में आप खड़े होंगे, अपराधियों के साथ या लोगों के साथ? मुद्दा अब यह नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक, यह भ्रष्ट और दमनकारी शासन गिरेगा या नहीं। अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है कि इसका पतन कब होगा, और वह समय पहले से कहीं ज्यादा करीब है। इन लिखने के पलों में, इन निर्णायक पलों में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप राष्ट्र की गोद में लौट आएं और अपने हथियारों का इस्तेमाल लोगों पर गोली चलाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए करें। क्या आप काम करते हैं या उनकी रक्षा करते हैं? YouTube पर विरोध प्रदर्शन कवर करना जोखिम भरा है, क्योंकि YouTube अक्सर ऐसे वीडियो प्रतिबंधित करता है। अगर आप कर सकें तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी मदद करें, यह हमारे लिए मायने रखता है। अब चलिए शाह के बेटे के संदेश पर लौटते हैं। उन्होंने ईरानियों से भी आह्वान किया कि वे 8 जनवरी को स्थानीय समयानुसार ठीक 8 बजे बाहर आएं। स्पष्ट रूप से अयातुल्ला इस समय को लेकर चिंतित थे और इसी वजह से इंटरनेट ब्लैकआउट लगभग 8 बजे से 1 घंटा पहले शुरू हो गया। इस समय से पहले ही नागरिकों को भी शासन की पुलिस से सीधे डराने धमकाने वाले संदेश मिलने लगे। संदेश में लोगों को सिर्फ विरोधी समूह से जुड़े होने और विचार व्यक्त करने पर मुकदमा और आपराधिक आरोपों की धमकी दी गई थी। नागरिकों को सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने से रोकने का आदेश दिया गया और चेतावनी दी गई कि इसमें भागीदारी अपराध होगी। यह कानून प्रवर्तन नहीं है, यह राजनीतिक डराने धमकाने की कोशिश है। इस्लामिक रिपब्लिक अब जनता को चुप कराने के लिए धमकियों, डिजिटल निगरानी और डर फैलाने वाले संदेशों का सहारा ले रही है। एक शासन जो अपने ही लोगों को धमकी देता है, वह अपनी पकड़ खो चुका है। और ईरानी लोग ऐसे देश में रहना नहीं चाहते।
जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपको चौंका सकता है, क्योंकि मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं पूरी तरह मानता हूं कि ईरानी लोग दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और सफल लोगों में हैं। बिल्कुल, जब वे ईरान छोड़ते हैं तो एक बात है, आप सिलिकॉन वैली में ईरानी विरासत वाले उद्यमियों को देखते हैं जो उबर, ईबे, ड्रॉपबॉक्स और कई अन्य बेहतरीन कंपनियों के संस्थापकों और सीईओ में शामिल हैं। ईरानी लोग प्रतिभाशाली और नवोन्मेषी हैं। तो फिर ईरान इतना गरीब क्यों है? बेरोजगारी इतनी अधिक क्यों है? इसका जवाब 2 शब्दों में है। शासन। ईरान के तानाशाह देश की संपत्ति को लूटते हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं कि ईरान अपने लोगों में निवेश नहीं करता? इसके बजाय वे अपने परमाणु कार्यक्रम, वैश्विक आतंक और मध्य पूर्व में आक्रामकता के लिए अरबों डॉलर डाइवर्ट करते हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा पीड़ित ईरानी लोग ही होते हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब ईरानी लोगों को सिलिकॉन वैली जाने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया की सबसे सफल कंपनियां बनाने के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि ईरानी और इजरायली उद्यमी ईरान और इजराइल में एक साथ मिलकर पूरे मानवता के भले के लिए काम कर रहे हैं। यही मेरी आशा है, यही मेरा सपना है और यही हमारा भविष्य हो सकता है। अब भी जब इंटरनेट बंद है, हम ईरान से कुछ क्लिप्स आते हुए देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। क्लिप्स दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ईरानी बलों ने आज रात की क्रूर कार्रवाई के लिए कैसे तैयारी की। शासन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए स्कूलों को सैन्य अड्डे में बदल रहा है। नई तस्वीरें दिखाती हैं कि ईरानी सुरक्षा बल इराक के शहर के स्कूल परिसरों में जमा हो रहे हैं, जहां दर्जनों बाइक और ट्रक आंगन में भरे हुए हैं। यह इमाम अली हाई स्कूल है, वही स्कूल जिसका इस्तेमाल 2022 में भी हुआ था, जब माशा अमीनी को ईरान की नैतिकता पुलिस द्वारा ठीक से हिजाब न पहनने पर गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में मार दिया गया था और उसके बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। वे वही रणनीति अपना रहे हैं। वे स्कूल का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों को जल्दी और सख्ती से दबाने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में कर रहे हैं। यही है जब किसी सरकार को अपने ही लोगों से डर लगता है। एक अलग क्लिप में हम यह भी देख रहे हैं कि कुछ शहरों में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों का सामना करने के लिए असामान्य हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वीडियो जो ईरान इंटरनेशनल द्वारा प्राप्त किया गया है दिखाता है कि कुछ लोग हैजमेट सूट और खतरनाक रासायनिक पदार्थों के लिए बनाए गए मास्क पहनकर एक वाहन पर तैनात हैं जो सड़कों पर तैनात किया गया है। वीडियो में हम वाहन पर गहरे किनारों वाला पीले रंग का त्रिकोण चिन्ह भी देख सकते हैं जो खतरनाक पदार्थ की चेतावनी देता है। इन सबके ऊपर पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन ने और जोर पकड़ा है, हमने देखा है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए शॉटगन का इस्तेमाल किया है और साथ ही हमने यह भी देखा है कि वे कुछ प्रदर्शनकारियों को समूह से अलग कर उन्हें पीटते हैं कैमरे पर। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि ईरानियों ने रात 8 बजे बड़ी संख्या में आकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, हमें अभी भी ईरान से कुछ फुटेज मिल रही हैं और संभवतः ये फुटेज हमें स्टारलिंक की वजह से मिल रही हैं। अब स्टारलिंक टर्मिनल देश में अवैध हैं, फिर भी लोगों ने हजारों या दसियों हजार टर्मिनल तस्करी से मंगा लिए हैं। तो निश्चित रूप से ईरान में पहले जैसी इंटरनेट एक्सेस अब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास स्टारलिंक की वजह से इंटरनेट एक्सेस है। यही लोग आपके स्क्रीन पर दिख रहे फुटेज साझा कर रहे हैं। यह वाला ईरान की राजधानी तेहरान से आ रहा है और यहाँ हमारे पास उसी इलाके से एक और फुटेज है, बस एक अलग एंगल से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साफ तौर पर बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शहर में बैनर लगे हैं जिन पर लिखा है, जब तक मुल्लाओं को दफनाया नहीं जाता वतन तरक्की नहीं करेगा। और बेशक एक नया ट्रेंड भी चल रहा है जिसमें लोग, खासकर ईरानी महिलाएं, असल में आयतुल्लाह को स्मोक कर रही हैं। देखिए, इसी वजह से लगता है कि कुछ ईरानी अधिकारी पहले से ही प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंच डेली के अनुसार
वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने हाल ही में अपने परिवार के लिए फ्रेंच वीज़ा मांगे हैं। इनमें सुधारवादी परिवारों के प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति भी हैं जो पूरी तरह आयतुल्ला के खेमे में नहीं हैं। लेकिन उनके पास बहुत सारे बदलाव करने की शक्ति भी नहीं है, इसलिए वह अब बस शांति से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। हाल ही में सरकार के इस सुधारवादी गुट ने एक घोषणा की थी जिसे हमने शायद कवर नहीं किया है, और वह घोषणा थी ईरानी लोगों को साथ देने के बारे में ताकि वे विरोध न करें। यह सिर्फ यह दिखाता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें एहसास है कि हालात खराब होते जा रहे हैं, और मेरा अंदाजा है कि यही वजह है कि वे सचमुच लोगों को रिश्वत देकर विरोध न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ है, साथ काफी नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ उन लोगों को देखें जो आर्थिक कारणों से विरोध कर रहे हैं तो वे साथ से संतुष्ट नहीं होंगे। 4 महीनों के लिए यह ईरान जैसे देश में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है जहां हालात हर दिन और खराब होते जा रहे हैं, और यह पैसा उन लोगों के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है जो ईरान में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव चाहते हैं। इसी वजह से कई ईरानी लोग इसमें पाखंड की ओर इशारा कर रहे हैं। सिर्फ 2025 में ही ईरानी शासन ने लगभग $1 अरब हिजबुल्लाह को तस्करी करके भेजे, और अब वे 7 की पेशकश कर रहे हैं हर महीने अपने ही नागरिकों को। इससे साफ है कि प्रदर्शनकारी इतने नाखुश क्यों हैं। यह एक वजह है। ईरानी सरकार विदेशी मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। वे लगातार अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहते हैं, जबकि ईरान के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। इसी वजह से प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, ना गजा, ना लेबनान, मेरी जान सिर्फ ईरान के लिए। ईरान के आर्थिक आंकड़े दिखाते हैं कि प्रदर्शनकारी क्यों चाहते हैं कि कोई देश पर ध्यान दे। ईरान की जीडीपी वास्तव में 2025 में घट गई थी, जबकि महंगाई दर 40% से भी ज्यादा थी। IMF का अनुमान है कि यह 2026 में भी इसी स्तर पर बनी रहेगी। देश में बेरोजगारी लगभग 10% है और मुद्रा की कीमत घट रही है, और यह बहुत बुरी बात है क्योंकि ईरान तेल का निर्यात करता है, लेकिन वह बहुत सारी चीजें आयात करता है जो लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती हैं। इसका मतलब है कि अगर मुद्रा की कीमत गिरती रही तो आम लोगों के लिए जीवन यापन की लागत बढ़ती जाएगी। अब अगर आप इसे समझना चाहें तो जून में $1 से आप लगभग 8 लाख ईरानी रियाल प्राप्त कर सकते थे, और अब अगर आपके पास $1 है तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि अब $1 1.4 करोड़ रियाल के बराबर है, और कल तक ये शायद और भी ज्यादा हो जाएगा। और यही वजह है कि 30% ईरानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और ये आंकड़ा हर महीने बढ़ता जा रहा है। और जाहिर है हम उस जल संकट को नहीं भूल सकते जिसने ये सब शुरू किया था। वो संकट इंसानों द्वारा पैदा किया गया था, ईरानी कुप्रबंधन की वजह से हुआ था, और सरकार अब भी इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है। ईरान में सूखा इसलिए है क्योंकि सरकार ने अपने जल स्रोतों और नदियों का सही प्रबंधन नहीं किया, लेकिन उन नीतियों को बदलने के बजाय अब वे अमेरिका और इजराइल पर मौसम में हेरफेर करने का आरोप लगा रहे हैं, और सऊदी अरब, तुर्की और UAE पर ईरान से बादल मोड़ने का दोष दे रहे हैं। मुझे लगता है जब देश और अर्थव्यवस्था धर्मशासित सरकार चलाती है तो ऐसा ही होता है। लेकिन बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए है। जाहिर है आज ईरान के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो हम बहुत जल्द और वीडियो लेकर आएंगे। मेरा नाम सैम है, अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या यह है जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। वीडियो में YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते YouTube के अनुसार हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थीं। ड्रोन हमले या फ्रंट लाइन फुटेज विज्ञापन दाताओं के लिए ठीक नहीं होते, इसलिए वीडियो पर प्रतिबंध लगता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनी लोग लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सब को कवर करना जरूरी समझा और अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। इसे शुरू से बनाकर हमने किसी भी प्रतिबंध से बचाव किया है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें सिर्फ विज्ञापन दाताओं की नाखुशी से खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारी साइट आपके समर्थन से चलती है, विज्ञापनों से नहीं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं
और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube ट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।